2020 में एमपीपीसीएस मेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन कराया, जिसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दरअसल में क्वेश्चन था बायो रेमेडिएशन, हिंदी में कहते हैं जैविक उपचार। जैविक उपचार दरअसल में अपशिष्ट प्रबंधन निर्धारण की एक सबसे बेहतर विधि है, जिसको वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जैविक उपचार विधि या बायो रेमेडिएशन में करते क्या है, जिस वजह से 2020 के मेंस में इस क्वेश्चन को जगह दी गई, यही है हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट 3 मार्कर में से एक। तो याद रखिएगा, बायो रेमेडिएशन दरअसल में एक ऐसी तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल लाइफ को या कृत्रिम जीवन को किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने जीनी वगैरह का नाम सुना होगा, जीनियों को इजाद किया गया था ताकि वो हमारी विशेष को पूरा कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से कुछ सूक्ष्म जीवों को लेबोरेटरी में और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी की लैब में हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं, इसीलिए बनाते हैं। तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सूक्ष्म जीवों को भला कैसे बनाएंगे। कोरोना वायरस जो है वो वुहान शहर चाइना का निश्चित रूप में बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बनाया गया बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को हम बना भी सकते हैं या वायरसेस को हम बना भी सकते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों को बायोटेक्नोलॉजी की लैब में निर्मित किया जा सकता है या फॉर्म किया जा सकता है। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी की लैब में जीवाणुओं को, विषाणुओं को या परजीवियों को, मतलब सूक्ष्म जीवियों को किसी विशेष मकसद को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बायो रेमेडिएशन। मतलब बायो रेमेडिएशन मेथड में किसी आर्टिफिशियल लाइफ को, मतलब कृत्रिम जीवन को विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए दरअसल में निर्मित किया जाता है। अब इसके उदाहरण क्या होंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। आपने अक्सर करके 2 से 3 साल पहले यूपीपीसीएस के पेपर में ऑयल जैपर का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, तेल का भक्षण करने वाला जीवाणु। और ये तेल का भक्षण करने वाला जो जीवाणु है इसे कहते हैं स्यूडोमोनास। और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का नाम यदि आपने सुना है तो आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, आनंद मोहन चक्रवर्ती वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बनाया। और बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बनाकर समुद्र की ऊपरी सतह पर जो कच्चा तेल बिखर जाता है, जिससे मैराइन बायोडायवर्सिटी कम होती है, समुद्री जैव विविधता कम होती है कच्चे तेल के बिखराव से, तो फिर आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए स्यूडोमोनास जीवाणु को उस कच्चे तेल के ऊपर छिड़क दिया गया। जैसे ही स्यूडोमोनास जीवाणु को कच्चे तेल के ऊपर या क्रूड ऑयल के ऊपर स्प्रेड किया गया, इस बैक्टीरिया ने उसको न्यूट्रिशन के रूप में या भोजन के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू किया। और देखते ही देखते कच्चा तेल जो समुद्र की ऊपरी सतह पर बिखरा था, ये समस्या से पूरी तरह निजात मिल गई हमको। मतलब समुद्र में बिखरे कच्चे तेल रूपी कचरे को साफ करने के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं तैलीय प्रदूषण, इंग्लिश में कहते हैं ऑयल पोल्यूशन, को समस्या को कम करने के लिए हम स्यूडोमोनास जीवाणु को बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की लैब में। इसी तरह से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जापानी रिसर्चर ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया खोज निकाला या एक सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बनाया। नाम है एडोनेला सैंकोसिस। तो एडोनेला सैंकोसिस वो जीवाणु है जिसकी सहायता से वर्तमान समय में भारत की न केवल विश्व की सबसे बड़ी 10 समस्याओं में से एक प्लास्टिक की समस्या का समाधान अब हमको मिल चुका है। जी हाँ, एडोनेला सैंकोसिस जो जीवाणु हैं, प्लास्टिक बोतलों के ऊपर या प्लास्टिक वस्तुओं के ऊपर डाले जाने पर यह प्लास्टिक को इजीली अपघटित कर देता है। मतलब प्लास्टिक जो वातावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, अनडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत जो आ रहा था, अनअपघटनीय प्रदूषकों के अंतर्गत जो प्लास्टिक आ रहा था, अब बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, एडोनेला सैंकोसिस जीवाणु का उपयोग करके, चूंकि बायोटेक्नोलॉजी की लैब में बना है, इसी वजह से हम इसे कहेंगे आर्टिफिशियल लाइफ, इससे प्लास्टिक की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तो यदि आपसे कभी कोई पूछे कि क्या है बायो रेमेडिएशन, तो निश्चित रूप में सूक्ष्म जीवों को लेबोरेटरी में बनाकर उनसे विशेष कार्यों को संपादित कराना, मतलब आर्टिफिशियल लाइफ को बनाकर स्पेसिफिक वर्क को या स्पेसिफिक कामों को यदि कराया जाता है, तो इसी को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोरोना के दौर में जब हम घरों में सबसे ज्यादा परेशान थे तो निश्चित रूप में इसी वर्ड ने हमको सबसे ज्यादा उम्मीद दी थी, जी हाँ, वैक्सीन। और वैक्सीन का नाम जहन में आते ही टीका वर्ड भी आप लोगों को याद आता होगा, और कई लोगों को तो अपने बचपन में जो जो टीके लगाए गए हैं उनकी यादें भी शायद ताजा हो गई होंगी। तो वैक्सीन या टीका जो है वो क्या होता है? संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए समय से पहले या समय से पूर्व एक सुरक्षित उपाय होता है वैक्सीनेशन। टीका लगाने की प्रक्रिया ही वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहलाती है। तो संक्रामक बीमारियों से व्यक्ति का बचाव हो जाता है टीके को लगाकर। जैसे आपने शायद सुना होगा, दुनिया का सबसे पहला टीका निश्चित रूप में जिस व्यक्ति ने बनाया था उन्हें हम टीकाकरण का पिता कहते हैं। जी हाँ, आंसर है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी वो चेचक रोग से सुरक्षा के लिए बनी थी। मतलब एक वायरस है जिसका नाम सुना होगा आपने, वेरियोला वायरस, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहली वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने बनाया था। दैट इज व्हाई द रीजन हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन का पिता कहते हैं एडवर्ड जेनर को। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले टीका बनाया उसी व्यक्ति ने सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, उसे स्ट्रॉन्ग किया। इसीलिए एडवर्ड जेनर के लिए एक टर्म और यूज होता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन तो ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र का पिता। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टीका दरअसल में है क्या, या टीके को क्यों लगाया जाता है, या टीके के लगाने का मकसद क्या होता है? तो टीके को दो तरह से दिया जाता है। पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि टीके को दिए जाने की दो विधियां हैं। पहला इंजेक्टेबल, ज्यादातर टीके यदि आप लोगों का बर्थ 1990 से पहले का होगा तो इंजेक्टेबल फॉर्म में लगे होंगे, लेकिन पल्स पोलियो की जो दवा है वो भी दरअसल में एक प्रकार का टीका है, और वो कैसा दिया गया था? ओरली या मुखी दवा के रूप में। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हम टीके को या तो इंजेक्टेबल ले सकते हैं या तो ओरल ले सकते हैं, और टीके को लेने का मेन मकसद होता है इम्यून सिस्टम को या प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना, या प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत होगी? इसके लिए टीका या वैक्सीन में आपके शरीर के अंदर एडमिनिस्टर्ड कराई जाती हैं कोई तीन चीजों में से एक चीज। जिस डिसीज का आपको टीका बनाना है निश्चित रूप में उसी डिसीज का पैथोजन आपको लेना होगा, लेकिन वो डेड भी ले सकते हैं आप, निश्चित रूप में लिविंग भी ले सकते हैं आप, और इनएक्टिव भी ले सकते हैं आप। और इनकी थोड़ी सी मात्रा आपको अपने शरीर के अंदर इनबिल्ट करानी है या एडमिनिस्टर्ड करानी है। जैसे यदि मुझे टीबी का बैक्टीरिया, टीबी के लिए टीका बनाना है तो टीबी का जीवाणु जो है निश्चित रूप में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसे लेना पड़ेगा। यदि मुझे चेचक का टीका बनाना है तो वेरियोला वायरस मुझे लेना पड़ेगा। मतलब जिस रोग का टीका बनाना है, जिस रोग के प्रति आपको इम्यूनिटी चाहिए है, उसी डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है वही आपको लेना होगा। तो कैसे ले सकते हैं? जीवित भी ले सकते हैं, मृत भी ले सकते हैं, और अक्रिय ले सकते हैं, परंतु ज्यादा मात्रा में मत ले लेना, क्योंकि फाइनली ये पहुंचेंगी ब्लड स्ट्रीम में, और ज्यादा मात्रा यदि ब्लड स्ट्रीम में पहुंची पैथोजन की तो आप डिसीज से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए कुछ मात्रा मानव शरीर के अंदर प्रवेश कराने का मतलब होता है या तो इंजेक्टेबल या तो ओरल, और इससे फाइनल में क्या होगा कि बीमारियों से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो होगा वो बेहतर होगा। तो ये है टीके को लिए जाने की जो विधि है, या टीका जो है ये 3 मार्कर में हम इस तरह से मेंशन करेंगे। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है संक्रामक रोग। अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, इन्फेक्टियस डिसीजेस क्या होती हैं, इन्हीं को कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छुआछूत के रोग। अब ध्यान से सुनिएगा, दरअसल में रोगों के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं उपार्जित रोग और एक होते हैं जन्मजात रोग। उपार्जित रोग वे होते हैं जो जन्म के बाद व्यक्ति के शरीर में आते हैं, और शायद जन्मजात रोग वे होते हैं निश्चित रूप में जो बर्थ से ही, फादर और मदर से ही हमको एज अ गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं उपार्जित रोगों की। उपार्जित रोगों के अंतर्गत ही आते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब उपार्जित रोगों के अंतर्गत ही, याद रखिएगा, एक्वायर्ड डिसीज के अंतर्गत ही आते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि वे उपार्जित रोग
अब ध्यान से सुनेगा, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में सीधे दो वर्ड चलने चाहिए। संक्रामक रोग दो लोगों की मेहरबानी के कारण होते हैं, या कम्युनिकेबल डिसीज के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। द फर्स्ट वन इज पैथोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं रोग कारक, और दूसरे उस रोग को फैलाते हैं। निश्चित रूप में इनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं रोग वाहक। मतलब कम्युनिकेबल डिसीज जो है इसमें रोग कारक और रोग वाहक दोनों होंगे। रोग कारक हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में होगा और रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि रोग कारक जो है, माफी चाहता हूं, रोग वाहक जो है वो रोगों को फैलाएगा। इस तरह से अब कम्युनिकेबल डिसीज जो है ये इसलिए बड़ी खतरनाक है, या इसलिए कम्युनिकेबल डिसीज को एक वर्ड और बोलते हैं इन्फेक्टियस डिसीजेस, छुआछूत संबंधी रोग भी इनको कहते हैं, या इसलिए हिंदी में कहते हैं संसर्गी डिसीज। क्योंकि यदि संक्रामक रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है और दूसरा हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आया जो अनहेल्दी है, तो निश्चित रूप में हेल्दी पर्सन जो है अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते ही वो भी उस बीमारी से हो जाएगा ग्रसित। इसलिए कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति सरवाइव कर रहा होता है, दूसरे व्यक्ति यदि उसके पास ना जाए, मतलब एक निश्चित दूरी बनाकर रखें, या खांसते या छींकते समय वो रोगी व्यक्ति जो है वो रुमाल का प्रयोग करे, इस तरह से प्रिकॉशंस अपनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रामक रोग जो है वो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बड़े आसानी से संचरित हो सकते हैं, और इसी वजह से कम समय में बड़े तेजी से रोगों की फैलने की क्षमता ही दरअसल में कम्युनिकेबल डिसीज को सबसे खतरनाक बनाती है। का सबसे अच्छा उदाहरण है वायरल डिसीज, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कि काफी कम समय में मात्र 2 से 3 महीनों में पूरे ग्लोब के कंट्रीज को इसने कवर कर लिया। तो शुरुआत में बोली गई थी कि दरअसल में ये एक महामारी है, लेकिन जब दुनिया के सभी देशों में कोरोना के केसेस मिलने लगे तो फिर उसके बाद में इसे विश्व बीमारी मतलब पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, संक्रामक रोग जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है, पैथोजन जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वेक्टर जो दरअसल में डिसीज को कैरी करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं चार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। चार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में सबसे पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, दूध का संरक्षण। प्री मार्कर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, या तो फिर आपसे पूछेगा पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुरीकरण प्रक्रिया पूछ सकता है, या तो फिर आपसे पूछेगा स्टेरलाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध को गर्म करने की विधियां, और लास्ट में मिल्क प्रिजर्वेशन मेथड, मतलब दूध को संरक्षित करने की विधियां। तो जो ये चार वर्ड मैंने बोले इनका मतलब सिर्फ एक है, या इन चारों का इशारा सिर्फ एक ही ओर है, लुई पास्चर की पास्चराइजेशन मेथड की ओर। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने घरों में दूध को देखा होगा, मिल्क को देखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं कि आपका मिल्क जो है खराब हो चुका है, इसका मतलब है कि दूध या तो फट चुका है या दूध या तो दही बन चुका है। जी हां दोस्तों, दूध का खराब होना या दूध का फटना बनना दरअसल में दूध का दही में परिवर्तन है। मतलब मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, या मिल्क का दही में परिवर्तन किस कारण से होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, या लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो जनरली हमारा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया, मतलब दूध खराब हो गया। तो इस प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है? निश्चित रूप में लैक्टोबैसिलस। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि हम दूध को, जिसको हम फूड कह सकते हैं या फूड आइटम्स कह सकते हैं, यदि दूध को हमको इस बैक्टीरिया से बचाना है, क्योंकि यही बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दूध को तो खराब कर देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? दूध को हमको गर्म करना होगा, स्टेरलाइज करना होगा। यही मेथड सबसे पहले लुई पास्चर ने बताई थी, और पास्चराइजेशन मेथड का या फादर किसे कहते हैं ये टाइटल अपने नाम करा लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दूध के पास्चुरीकरण की कितनी विधियां हैं, या दूध का पास्चुरीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये ऑलरेडी जो है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, कि दूध का जो पास्चुरीकरण है उसकी दो मेथड है। सबसे पहली है लो टेम्परेचर मेथड, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, निम्न तापमान विधि, और दूसरी है हाई टेम्परेचर मेथड, मतलब उच्च तापमान विधि। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, जो सबसे अहम बात है वो यही है,
अगर आपसे पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क यदि नहीं पूछेगा तो निश्चित रूप में दूध संरक्षण की ये दो विधियां आपसे जरूर पूछेगा, लो टेम्परेचर मेथड और हाई टेम्परेचर मेथड। इंटरव्यूज वगैरह में अक्सर करके आप इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी और कुछ भी याद नहीं रखना है। और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, वो दो चीजें कौन सी हैं। यदि मिल्क को 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए और 30 मिनट तक बॉईल करें, जनरली हमारे घरों में, विलेजेस में इसी मेथड को अपनाया जाता है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि हम मिल्क को दें और टाइम थोड़ा सा लंबा लगे, 30 मिनट, दिस इज कॉल्ड एज लो टेम्परेचर मेथड, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 63। अब आप बोलेंगे कि सर हाई टेम्परेचर मेथड क्या होती है? तो हाई टेम्परेचर मेथड में निश्चित रूप में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। तो आप अच्छे से देखिएगा, टेम्परेचर कितना है 72, कई बुकों में 71 भी दिया, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये काफी क्लोज होता है इसी वजह से। तो 71 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि हम मिल्क को रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमको कितना रखना पड़ता है, ये सबसे अहम वर्ड है, 15 मिनट नहीं, 15 सेकेंड। 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट लो टेम्परेचर मेथड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट नहीं 15 सेकेंड हाई टेम्परेचर मेथड। ये है दरअसल में पाश्चुरीकरण की दो विधियां। हमारे घरों में लो टेम्परेचर मेथड यूज होती है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, जो सुबह सुबह आप जनरली जो पाश्चराइज मिल्क जो देखते हैं ना, वो दरअसल में इस मेथड के कारण आता है, हाई टेम्परेचर मेथड के कारण दरअसल में बनता है। चलिए चलते हैं आगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम बाय रेफ्रिजरेंट, प्रशीतकों के द्वारा या फ्रिजों के द्वारा खाद्य पदार्थ किस तरह से संरक्षित होते हैं, या फ्रिजों का किस तरह से उपयोग है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो आपने जनरली फ्रिजों का ये यूज तो देखा होगा कि फ्रिजों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। फ्रिज के अंदर काफी कम टेम्परेचर होने का कारण है CFC गैस, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को डिप्लेट कराती है या ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जोसेफ फोरमैन ने बताया था सबसे पहले इस बात को, इसलिए तो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ, देन उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। थोड़ा सा पुराने समय में आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि फ्रिज जो है खाद्य पदार्थों को किस तरह से संरक्षित रखते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरली फ्रिज के अंदर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही रखते हैं। काफी कम टेम्परेचर का मतलब यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतने कम टेम्परेचर पर फ्रिज के अंदर जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पैथोजन मतलब बैक्टीरिया और फंगस पहुंच तो जाते हैं, लेकिन चूंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर होता है काफी कम, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतने मिनिमम टेम्परेचर के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी या हिंदी में कहते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं सूक्ष्म जीवों की तेजी से नहीं हो पाती, स्लो होती हैं या वेरी स्लो होती हैं। मतलब कहने का है कि अत्यधिक कम तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रियाएं काफी धीमे धीमे से होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी स्लो होती है। इसी वजह से फ्रूट एंड वेजिटेबल काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे आते हैं फ्रिज के अंदर। यदि कभी भी आपसे पूछा जाए कि फ्रिजों में जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण का मेन कारण क्या है, तो उच्चतम तापमान की निम्नतम तापमान, निश्चित रूप में निम्नतम तापमान। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर मेथड के कारण ही फ्रिज जो है वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रेट्रोवायरस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, ज्यादातर वो वायरस से इन्फ्लुएंस होंगे, वायरस से संबंधित क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कोरोना के माहौल ने वायरस चैप्टर को एकदम से हाईलाइट करा सा दिया है। तो इसलिए वायरस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब जो मैं बताने वाला हूं ये वही चीजें हैं, जैसे रेट्रोवायरस। तो आपने कभी नाम सुना होगा, एड्स बीमारी जो आपको होती है वो इसलिए आपको होती है क्योंकि आपके ब्लड में HIV वायरस एंटर हो जाता है
और जी हाँ, एचआईवी वायरस जो है इसी को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। एचआईवी वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। अब रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, इसके लिए जो साइंटिफिक कारण है वो ये है बेटा जी कि एचआईवी वायरस, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये एचआईवी वायरस का चित्र है। एचआईवी वायरस में जो आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये दरअसल में सिंगल स्ट्रक्चर आरएनए हैं, एक सूत्रीय आरएनए है। निश्चित रूप में आरएनए जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यदि ये प्रोटीन के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, कहने का मतलब है कि एचआईवी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब जैसे हमारे शरीर में आत्मा या सोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से किसी भी वायरस में उसका जेनेटिक मटेरियल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एचआईवी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, और यदि वो चारों तरफ से प्रोटीन के जरिए घिरा हो, और प्रोटीन में भी इंटरव्यू में पूछने लगे आजकल ग्लाइकोप्रोटीन, तो फिर इस तरह के वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। मतलब रेट्रोवायरस जो है एचआईवी वायरस को सिर्फ इसलिए हम कहने लगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और चारों ओर प्रोटीन से घिरा है। ये चीज हमको उसने बताई थी सबसे पहले, जिसने एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले बताया था, और जिसने एचआईवी का भी फुल फॉर्म सबसे पहले बताया था। तो एड्स टर्म देने वाला व्यक्ति और एचआईवी टर्म देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि है रॉबर्ट गाले। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। अब आती सबसे काम की बात, आपसे यदि पूछा जाए कि ज्यादातर कम्युनिकेबल डिसीज, ज्यादातर संक्रामक रोगों का टीका बन चुका है, एड्स का आज तक टीका क्यों नहीं बना, या एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं बनी आज तक, तो आपको इस सवाल का जवाब जो है इसी स्ट्रक्चर में मिलेगा। अच्छे से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में आपको जो ये ब्लू डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दरअसल में ये एक एंजाइम है जिनको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही एचआईवी वायरस को बहरूपिया बना देता है, या एचआईवी वायरस हर बार अपना साइज एंड शेप जो है चेंज कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लियोमॉर्फिक प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं बहरूपियापन। तो हर बार जो हम दवा भेजते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक शेप के वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में कोई मेडिसिन जाती है, ये जो वायरस है एचआईवी वायरस या रेट्रोवायरस, ये अपना साइज एंड शेप चेंज कर लेता है इस एंजाइम के कारण जो ब्लू डॉट में आपको दिखा रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा जी, इस वजह से आज तक कभी भी इसका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। मतलब एचआईवी वायरस का या एड्स का हम वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, क्योंकि एचआईवी वायरस हर बार अपना आकार परिवर्तित कर लेता है ऐसे। अब इसके बाद जो चीज मुझे आपको समझानी थी, ये है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है वायरॉइड और दूसरा जो है ये है प्रियॉन्स। अब ये वायरॉइड और प्रियॉन्स क्या होते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको एक चीज समझ में आ गई, वायरॉइड यदि समझ में आ गया, तो प्रियॉन्स आप जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे, समझिए जरा। वायरॉइड क्या होते हैं, सबसे पहले वायरॉइड जो है उसके खोजकर्ता का नाम है डाइनर, 1971 में इसको खोजा गया था। मतलब जब स्पेस कमीशन बन रहा था, स्पेस डिपार्टमेंट बन रहा था हिंदुस्तान में, उससे ठीक 1 साल पहले स्पेस कमीशन बना था 1972 में। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक वायरस का स्ट्रक्चर है। इस वायरस के स्ट्रक्चर में ये कहलाता है प्रोटीनियस कोट, या इसी को हम कहते हैं कैप्सोमियर। तो यही दरअसल में कैप्सोमियर कहलाता है, इसी को कैप्सिड कहते हैं। और ये जो है, जो आप ये रिंग लाइक या फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बनी संरचना है। मतलब ये प्रोटीनियस खोल होता है या प्रोटीनियस आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा, कैप्सिड या कैप्सोमियर जो है ये है। और जो अंदर आप देख रहे हैं ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज आरएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही है पूरा का पूरा खेल। मतलब यदि आपको वायरॉइड को और प्रियॉन्स को यदि आपको लिखना है, और ये चीज देखिएगा 1 या 2 सालों में आपको लिखने को मिलेगी मेंस में 3 मार्कर में, तो आपको यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी पड़ेगी कि कैप्सिड या कैप्सोमियर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर किसी वायरस में यदि ना हो, सिर्फ और सिर्फ हो जेनेटिक मटेरियल, तो फिर हम कहेंगे उसे वायरॉइड।
और याद रखिएगा ये जेनेटिक मटेरियल में भी इतना पावर है कि ये डिसीज पैदा करने की ताकत रखता है, मतलब लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। तो आपसे सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको, कैप्सिड या कैप्सोमियर यदि एब्सेंट हो, मतलब ये आउटर सेल जो है ना हो, जेनेटिक मटेरियल जो हो वो प्रेजेंट हो, तो इसी को कहते हैं दरअसल में वायरॉइड। और सबसे छोटा सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए है। और सबसे लास्ट में प्लांट के डिसीज के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पोटैटो में फ्यूजिफॉर्म डिसीज होती है, जिस वजह से जो आलू होते हैं वो मुड़ जाते हैं, वो इसी के कारण मुड़ जाते हैं, वायरस के कारण नहीं, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के इंफेक्शन के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरॉइड। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसी का जस्ट अपोज प्रियॉन्स किसे कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले प्रियॉन्स की खोज किसने की है, प्रुशिनर ने की है, ये वन लाइनर फैक्ट हो गया। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि ये कैप्सिड या कैप्सोमियर संरचना जो है ये हो, कैप्सिड या कैप्सोमियर संरचना जो है यदि ये हो, प्रेजेंट हो, और जेनेटिक मटेरियल यदि ना हो, जेनेटिक मटेरियल यदि ना हो, तो फिर इसे हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, सोल नहीं है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही तो असल मायने में सारे के सारे कामों के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से यदि किसी वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ना हो, ओनली कैप्सोमियर या कैप्सिड हो, तो फिर इसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि प्रियॉन्स क्या है, तो आपको ये दो चीजें सबसे पहले लिखनी है। पर लास्ट में प्रोटीनिया संक्रमण कारक होता है, मतलब प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, मतलब ये जो चीज होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनती है, और ये भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए सफिशिएंट है। याद रखिएगा, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जीवाणु भोजी। कई बार जीवाणु भोजी का नाम सुनकर हमको लगता है ये जीवाणु है, ना जी ना, ये जीवाणु नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, दरअसल में ये है वायरस। परंतु वर्ड जो लिखा है ना बैक्टीरिया, या बैक्टीरियो से ये वर्ड शुरुआत होता है, इसका मतलब है कि है तो वायरस बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी दरअसल में एक वायरस है जिसका सबसे फेवरेट फूड होता है बैक्टीरिया, है वायरस लेकिन बैक्टीरिया को ईट करता है, और स्पेशली जो गंगा नदी के जल को अस्वच्छ बनाते हैं, जो गंगा नदी में जो बैक्टीरिया हैं, निश्चित रूप में गंगा के पानी को जो इम्प्योर करते हैं, उन्हीं को ये वायरस जो है फूड के रूप में इनटेक करता है, और निश्चित रूप में गंगा के जल को स्वच्छ बनाता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा बैक्टीरियोफेज, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है कि गंगा नदी का जल जो है वो स्वच्छ होता है बहुत से बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस के कारण। और ये जो वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी, गंगा नदी को जो अशुद्ध करने वाले जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करते हैं ये बैक्टीरियोफेज। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि एक वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को, या जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन के लिए गंगा रिवर में, उनको दरअसल में न्यूट्रिशन के रूप में इनटेक करता है। अब इसके बाद ये उसका चित्र है, और ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं ये उसका हेड है। ये दरअसल में बैक्टीरियोफेज में एक एग्जांपल है T4। तो T4 बैक्टीरियोफेज है, और ये उसका हेड है। निश्चित रूप में ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है इसको हम शाफ्ट कहते हैं, और ये आपको टेल दिख रही होगी। तो याद रखिएगा, हेड जो है इसके अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं डीएनए। ये भी आपसे कई बार पूछते हैं कि बेटा जी ये डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियोफेज में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो याद रखिएगा, क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। लेकिन यदि मैं पूछूं कि वायरॉइड में जेनेटिक मटेरियल है कि प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन वायरॉइड में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अच्छा। अब चूंकि आपका जो चैप्टर है ना बेटा जी, पहला चैप्टर जो सूक्ष्म जीव, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक क्वेश्चन की रीच पे पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा बायोलॉजी से टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। निश्चित रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक क्वेश्चन को हमको अपने राडार में लेना। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कवकों के उदाहरण, और आएगा ही आएगा, एमपीपीसीएस बिल्कुल बेसिक ही पूछता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है,
निश्चित रूप में वायरस के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, अभी मैं बताता हूँ। प्रोटोजोआ, फंगस, नेमेटोडा, है ना, एल्गी के बारे में पढ़ना है, लाइकेन के बारे में पढ़ना है, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पढ़ते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में कई बार वायरस को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब लिविंग है, सब सजीव हैं, और वायरस जो है वो कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वायरस जो है वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है, इस तरह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। तो कवकों के कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कवक जो हैं उनकी स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। कवकों के दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जिसमें यीस्ट का नाम आप जरूर जानते हैं। यीस्ट वही कवक है, वही फंगस है जिस पर लुई पास्चर ने वर्क करके फर्मेंटेशन प्रोसेस खोज ली। यीस्ट वही कवक है जिस पर फंक्शन कर कर एडवर्ड बुकनर ने इस दुनिया का फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड किया, जिसे कहते हैं जाइमेज एंजाइम। और जाइमेज एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है स्टार्च के फर्मेंटेशन में, या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने में जाइमेज एंजाइम मेन रोल प्ले करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो कवकों के उदाहरण पूछे हैं आपसे, तो कवकों के उदाहरण में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये कैटेगरी जरा देख लीजिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। अब आपको इतना टिपिकल नहीं याद रखना, बस मैं कुछ कवकों के नाम आपको बता रहा हूं। जैसे पेनिसिलिन के बारे में तो आप जानते हैं। पेनिसिलिन जो है दवा, उसको एक कवक से प्राप्त किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस को ही कहते हैं दरअसल में ब्लू एंड ग्रीन फंगस। जनरली बरसात के समय में आपने देखा होगा कि चमड़े के जूतों के ऊपर ये जम जाती थी। पुराने समय में आपके दादा या निश्चित रूप में परिवार का कोई भी मेंबर या परिवार में कोई भी चमड़े के सामान के ऊपर जो फंगस उग आती है नीले या हरे रंग की, वो कोई और नहीं बल्कि पेनिसिलिन ही है, पेनिसिलियम नोटेटम। नाउ सेकंड वन, न्यूरोस्पोरा, इसको लाल फंगस भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्परजिलस नाइगर, इसको हम काला फफूद या ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ये काला फफूद मतलब वो वाला नहीं जो नॉस्ट्रल्स में होने वाला, दरअसल में एक प्रॉब्लम है, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। राइजोपस स्टोलोनिफर और म्यूकर ऑरेजाई, याद रखिएगा ये कवक हैं ये पूरे के पूरे। और वर्तमान समय में राइजोपस स्टोलोनिफर और म्यूकर ऑरेजाई का प्रयोग जो है ये बेकरी इंडस्ट्री में भी हो रहा है और वाइन इंडस्ट्री में भी हो रहा है। इसके पहले हम क्या यूज करते थे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट, लेकिन अब हम यूज कर रहे हैं राइजोपस स्टोलोनिफर या तो म्यूकर ऑरेजाई। अच्छा, यीस्ट के बारे में तो अभी अभी मैंने आपको बताया, पेनिसिलिन के बारे में भी अभी अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नो, और यहाँ पर ट्राइकोडर्मा निश्चित रूप में एक फंगस है जिससे इंसानों में गंजापन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अपन ने डिस्कस करी। अब इसके बाद आता है लाइकेन। हालांकि लाइकेन के बारे में आपको ज्यादातर चीजें पता हैं। थियोफ्रेस्टास ने सबसे पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं। लाइकेन जो है ये एल्गी और फंगस के बीच की कड़ी है, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी हम इनको कहते हैं। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं यदि किसी सिटी में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो। लाइकेन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर सिटीज में, जैसे दिल्ली जो वर्तमान समय में गैस चेंबर में तब्दील है। हालांकि अब दिल्ली से टाइटल छीन के मुरादाबाद के पास आ गया है। मुरादाबाद में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब वहां प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत अधिक मात्रा में है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाती है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाती है। और जहां सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में या वायुमंडल में ज्यादा होगी, लाइकेन वहां नहीं पनप सकते हैं। और जैसे ही आप सिटी से गांव की तरफ रुख करते हैं, निश्चित रूप में पोल्यूशन का लेवल कम होता जाता है, धीरे धीरे पेड़ों की सरफेस के ऊपर आपको लाइकेन दिखनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लाइकेन जो है, दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन शैवाल एंड फंगस। इनकी वृद्धि को जो बाधित करती है वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो दिल्ली में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज ज्यादा है तो वहां लाइकेन नहीं है,
और गांव में पोल्यूशन का लेवल बहुत कम है तो लाइकेन ज्यादा है। तो निश्चित रूप में वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन कहाँ सबसे ज्यादा है, इस लिविंग के थ्रू या लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम इस बात को इजीली जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक, या जैविक या बायोलॉजिकल वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एल्गी भी लिविंग है और फंगस भी लिविंग है, तो ये चीजें याद रखिएगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, मतलब ये चित्र हैं, सिर्फ आप चित्र या इमेजेस देखिए और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद आते हैं सूक्ष्म जीव से बचाव की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप 5 मार्कर में जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में इनको मैं बहुत अच्छे से डिटेल कराऊंगा। अभी केवल और केवल आउटलाइन दे रहा हूं, अगर समझ पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। सबसे पहले शीत उपचार मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी क्या होता है कोल्ड ट्रीटमेंट, जनरली आपने देखा होगा फ्रिज इसी थ्योरी के बिलीफ पे बना है, कोल्ड ट्रीटमेंट के आधार पर बना है। जहां ठंडक ज्यादा होती है, निश्चित रूप में बैक्टीरिया और वायरस या फंगस जो हैं फूड आइटम्स पे उस जगह पे अटैक नहीं कर पाते ज्यादा, और ज्यादा लंबे समय तक जो है सामग्री रखी रहती है। इसका कारण क्या है, आपने देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज रूम। कोल्ड स्टोरेज रूम बनाने का जो मेन फलसफा है वो यही है कि काफी कम टेम्परेचर पर जो पैथोजन है, चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो, इनकी जैव रासायनिक क्रियाएं धीरे धीरे होने लगती हैं। और ये जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस वही हैं जिनके जरिए चीजें सड़ती हैं या खराब होती हैं। तो यही प्रक्रियाएं यदि स्लो होने लगेंगी तो निश्चित रूप में आपके फूड की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कोल्ड स्टोरेज या शीत उपचार मेथड के आधार पर ही कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज में मेन फंक्शन यही है कि काफी कम तापमान के कारण जितने भी पैथोजन होते हैं, चाहे जीवाणु हो चाहे फंगस, इनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो है वो स्लो हो जाती हैं और इस तरह से भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा होता है उच्च तापमान विधि मतलब हाई टेम्परेचर मेथड। ये सिंपल सी मेथड है कि यदि हमको किसी भी खाद्य सामग्री को सड़ने से बचाना है, रॉट होने से बचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो निश्चित रूप में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे और इस तरह से हमारा फूड मटेरियल जो है वो सर्वाइव कर जाएगा लंबे समय के लिए। जैसे दूध को हम दरअसल में खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, यही मेथड तो यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर मेथड। पुराने समय में, आज से 10 साल या 15 साल पहले चले जाओ जरा, डॉक्टरों के चेंबर में देखा होगा वो पर्टिकुलर सीरिंज नहीं यूज करते थे, वो कांच की निडल यूज करते थे और एक पेशेंट को लगाने के बाद उसे वो एक बड़े से पात्र में डाल देते थे और वो निश्चित रूप में स्टीमर टाइप से होता था, पानी गर्म होता था और कुछ समय के बाद फिर उसको ठंडा करके और फिर से इंजेक्टेबल को यूज में ले लिया जाता था। हालांकि अब इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है, अब एक न्यूली इंजेक्शन हर बार हर एक नए पेशेंट को लगता है, हालांकि उसके कारण बहुत ज्यादा है। सौर विकिरण विधि, निश्चित रूप में सौर विकिरण विधि तो वो है कि जैसे हम गेहूं लेकर आए खेतों से या दाल लेकर आए हम खेतों से, तो स्टोर करने के पहले या स्टोरेज करने के पहले फाइनल घरों पे हम थोड़ा सा सूर्य की रोशनी दिखाते हैं। क्यों? सोलर रेडिएशन में जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, अवरक्त विकिरण होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने पर ग्रेन्स में या अनाज में जो नमी होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और मॉइस्चर ही तो दरअसल में फंगस के ग्रोथ होने के लिए दरअसल में सबसे बेहतर चीज है। तो इसीलिए हम सोलर रेडिएशन मेथड यूज करते हैं, ग्रेन्स को काफी सुखाते हैं, अनाज को सुखाते इसलिए हैं ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली फंगस और बैक्टीरिया, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे डीकंपोजर या अपघटन करता। जैसे मैं आपसे पूछूं कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप में आपका आंसर बिल्कुल लाइसोसोम की ओर जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी डोवे डिस्कवरर, आप सारी चीजें बता देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्रकृति का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस तरह से कोशिका का सफाई कर्मचारी लाइसोसोम है, उसी तरह से प्रकृति का सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आने वाले बैक्टीरिया और फंगस हैं। तो ये दो सूक्ष्म जीव जिनका नाम मैंने आपको बताया, जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं कि ये ही वातावरण में जितना भी कचरा होता है या वातावरण में हम अपने घरों से बाहर जो भी कचरा निकालते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके निकालते हैं, निश्चित रूप में पेड़ पौधों की टहनियां निकालते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, कार्बनिक वेस्ट। या कोई जानवर मर गया या कोई
हमने इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी से अलग किया हो, तो कार्बनिक अपशिष्टों को दरअसल में सड़ाने गलाने का काम यही करते हैं, जिनको हम कहते हैं अपघटनकर्ता। इसी वजह से हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो नीट एंड क्लीन रही आती है। तो यदि इस दुनिया में सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु और कवक एब्सेंट हो जाएं, तो पूरी दुनिया कचरे के ढेर से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि यही दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये प्रकृति में उपस्थित कचरे को लगातार क्या करते रहते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं या ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और निश्चित रूप में इसे ही या तो मिट्टी में तब्दील कर देते हैं कचरे को, या फिर निश्चित रूप में खाद बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग मैन्युअल। तो फाइनल में सूक्ष्म जीव जो हैं, पर्यावरण में जब हम डिवीजन करते हैं कि पर्यावरण को 3 घटकों में बांटा गया है, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट, तो उसी में पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत ही सूक्ष्म जीव अपघटनकर्ता के रूप में आते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं अपघटनकर्ता या डीकंपोजर किसे कहते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस की ओर जाता है। लेकिन केंचुआ मतलब अर्थवॉर्म, मक्खी, मशरूम मतलब फंगस, ये भी दरअसल में डिकम्पोजर हैं। मतलब ये भी खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलकर सॉइल और मैन्योर बनाने में मदद करते हैं। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी जीवाणु, वहां पे जाता हूं, खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव। अब ये खाद्य विषाक्तता क्या होती है? पहले तो आप इस चित्र को देखिए, ये जो पर्सन है ये उल्टी कर रहा है। उल्टी कर रहा है का मतलब है इसने पक्का रात में कुछ ऐसा खाना जरूर खाया है जो सड़ा और गला हो। निश्चित रूप में सड़ा और गला खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है, और इसी फूड पॉइजनिंग को हिंदी में कहते हैं खाद्य विषाक्तता। तो सड़े, जैसे खाना हमारा न्यूली फ्रेश होता है, कुछ समय बाद वो सड़ गया। खाने को किसने सड़ाया? तो आपके खाने को इस कायनात में 2 ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सड़ा सकते हैं, एक है फंगस और एक है बैक्टीरिया। मतलब ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी ही फूड मटेरियल को रॉट कर सकती है। आपसे स्पेशली उस फंगस का नाम पूछा जाता है, एस्परजिलस। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ाते हैं? तो निश्चित रूप में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और साल्मोनेला बैसिलाई। याद रखिएगा, ये 2 बैक्टीरिया जो हैं ये फूड मटेरियल को रॉट करते हैं, और अगर उस तरह का आपने फूड मटेरियल इनटेक कर लिया जो इन दोनों के द्वारा सड़ाया गया है, बस आपको उल्टी शुरू हो जाएगी, और यही कहलाती फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के केस में जब भी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और डॉक्टर कंसीडर करेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग है, मतलब लीवर सबसे पहले डैमेज, ये चीज जरूर याद रखिएगा कि खाद्य विषाक्तता में यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपका लीवर सबसे पहले डैमेज हुआ होगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में सबसे मेन थीम वही है। अब इसके बाद आता है खाद्य परिरक्षण। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड मटेरियल है, उसको सड़ने से बचाया जाए। और सड़ने से यदि हम बचा रहे हैं, रॉट होने से बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि फूड मटेरियल की क्वालिटी, निश्चित रूप में गुणवत्ता, और उसकी पौष्टिकता मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे आप चावल खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है, दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, आप फल सब्जियां खाते हैं तो उनमें क्या होता है, विटामिन होता है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो कहने का मतलब है जब आप फूड मटेरियल की या जब आप फूड की, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वालिटी और दूसरा है न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखते हैं, ये दोनों के दोनों तब बनी रहेंगी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए या फूड मटेरियल को सड़ने से बचाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं सभी कहलाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, सभी कहलाते हैं खाद्य परिरक्षक। तो आपसे क्वेश्चन 3 मार्कर मेंस में पूछ सकता है कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, नेलॉन्स की आपने निश्चित रूप में बॉटलों में देखा होगा, अचार लंबे समय तक रखा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोडा वाटर इंडस्ट्री में निश्चित रूप में जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो लगभग लगभग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने रखी रहती है। तो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट इन फूड मटेरियल के अंदर डाल दिए जाते हैं जिस वजह से ये सड़ते और गलते नहीं हैं या नष्ट नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा फूड प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं।
जैसे पुराने समय में आप लोगों ने मम्मी को अचार बनाते देखा होगा, अचार ना सड़े इसके लिए क्या मिलाया जाता था फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में? शुरुआत में नमक, लेकिन उसके बाद क्या मिलाने लगे हम? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से दो फूड प्रिजर्वेटिव को ओके किया, या कौन से दो खाद्य परिरक्षक हैं जिनको हम ऑफिशियल तौर पे, या इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में स्पेशली बोला कि जब भी आप अपना कोई फूड मटेरियल बनाएं पैकिंग वाला, तो निश्चित रूप में इनको आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। उसमें सबसे पहला तो मैंने नाम लिख दिया है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नाम मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताइएगा कौन सा है वो दूसरा फूड प्रिजर्वेटिव जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ओके किया है, क्योंकि पहला है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दूसरा कौन है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चूंकि चैप्टर सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर है, तो बैक्टीरिया के कोई ड्रॉबैक आपसे पूछ सकते हैं, जब बैक्टीरियल कोई डिसऑर्डर आपको दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। वायरस के बारे में भी एक आध डिसीज दी जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है कोरोना डिसीज दी जाएगी। डिसीज में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वर्तमान में चल रही होगी या जो करंट में चल रही होगी डिसीज, वही दरअसल में दी जाएगी आपको 3 मार्कर में लिखने के लिए। तो हालांकि इस चीज को मैं जो है ये हेल्थ चैप्टर में यूनिट 6 में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम बिल्कुल हल्का फुल्का देख लेते हैं कि कभी अगर आया कि जीवाणु जनित समस्या, मतलब बैक्टीरियल डिसऑर्डर, और 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए जीवाणु या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मैं आपको नॉर्मल बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सबसे पहली है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों बीमारियां ज्यादातर न्यू बोर्न बेबी को होती हैं, छोटे बच्चे को जो अभी हाल ही में पैदा हुआ है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक है। तो ये 3 बीमारियां डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस जो है उस छोटे बच्चे को होती हैं, हो सकती हैं, इसलिए उस बच्चे को ये तीनों बीमारियां ना हो तो एक वैक्सीन देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन और डीपीटी वैक्सीन, याद रखिएगा, बच्चे को, नवजात शिशु को या न्यूबॉर्न बेबी को इन 3 पर्टिकुलर डिसीज से बचाने के लिए पहले ही उसको दरअसल में टीका दे दिया जाता है, डीपीटी का टीका, जिसको कहते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। मेंस का एक और क्वेश्चन हो गया, डीपीटी का टीका। अब चलते हैं आगे। टाइफाइड जो है इसको कहते हैं मोतीझरा या आंत बुखार। सबसे कमाल की बात आपको जो याद रखना है, टाइफाइड का के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है बैक्टीरिया, और नाम है उसका साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी जीवाणु दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा शरीर में एंट्री लेता है, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है ये एडमिनिस्टर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर। शायद अपना 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये बहुत कॉमन सी चीज पूछी जाती है। और अब तो पूछते हैं आपसे ये है, कौन सा टेस्ट टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है? जी हाँ, विडाल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद टीबी के बारे में तो आपको पता है, टीबी जिसको हम यक्षमा भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज भी कहते हैं। और निश्चित रूप में लगे रहो, माफी चाहता, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में भी लास्ट में उससे टीबी के ऊपर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के पेशेंट को मुरली तुम कैसे ट्रीट करोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चला रही है, नाम सुना होगा आपने, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षित चिकित्सा, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की दवाएं, और उन 4 प्रकार की दवाओं में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था, दिया जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरा मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी जो है ये वयस्कों के लिए चल रही है, बच्चों के लिए जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बोर्न बेबी, उसको टीका से, माफी चाहता हूँ, टीबी बीमारी से बचाने के लिए एक टीबी एंटी टीबी टीका दिया जाता है जिसको कहते हैं बीसीजी। तो नवजात शिशु को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। डीपीटी का टीका भी दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस बीमारी से बचाने के लिए, और उसे कहते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, मतलब एक ही वैक्सीन लगाई जाती है और 3 डिसीज से सुरक्षा मिल जाती है। इसके बाद में हैजा की मैं क्या बात करूं, बस आपको इतना बता सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885
निश्चित रूप में कहाँ रखा गया था? साउथ इंडिया में, लेकिन फिर उसको बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ट्रांसफर किया गया। क्यों? क्योंकि पूना में जो है कई किताबें कहती हैं प्लेग फैला था, कई किताबें कहती हैं हैजा फैला था। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, चाहे हैजा हो और चाहे प्लेग हो, दोनों बैक्टीरियल डिसऑर्डर, बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। और ये जो हैं कॉलेरा मतलब हैजा और प्लेग, ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक कम्युनिकेबल डिसीज हैं, कम समय में बड़े तेजी से फैलती हैं और देखते देखते काफी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का दम इनमें है। इसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी में सिर्फ मुझे एक बात बतानी है, जनरली जो पर्सन लेप्रोसी या कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है उसके शरीर में सफेद चकत्ते हो जाते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया है MDT, मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट, हिंदी में कहते हैं बहुआयामी ड्रग चिकित्सा, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की टैबलेट देकर पेशेंट को इस डिसीज से फ्री किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लेप्रोसी या कोढ़। डॉक्टर हैंसन ने इसको खोजा था, इसलिए से हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। और अब आ रही है सबसे मुद्दे की बात, डॉट्स प्रणाली के अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के जीवाणु को मारती है। डेप्सोन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, याद रखिएगा, वो किसको डिस्ट्रॉय करती है? वो डिस्ट्रॉय करती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु को, जो दरअसल में कोढ़ या लेप्रोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैक्टीरिया में तो आपसे बन जाएगा। अब वायरस के कारण कौन कौन सी डिसीज होती हैं? निश्चित रूप में इनमें तो पूरा चार्ट ही है, आप खुद देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा मतलब स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निश्चित रूप में H1N1 और H5N1, ये दोनों के कारण कौन सी समस्या है? तो बस आपको याद रखना है H5N1 के कारण बर्ड फ्लू है और H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू है। अच्छा, इसके बाद रेबीज जो है वो वायरस से होता है, रेब्डो वायरस से। पोलियो भी होता है रेब्डो वायरस से। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 मार्कर के क्वेश्चन 1 लाइनर में पूछे जाएंगे या 2 लाइनर में पूछे जाएंगे? 1 लाइनर में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोलियो में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर लिखना होगा कि पोलियो में जो तंत्र प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र है। जनरली आपको लगता होगा पोलियो में पैर लंगड़ा कर चलता है, दरअसल में मस्तिष्क का जो हिस्सा पैर की मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो अफेक्टेड होता है दरअसल में पोलियोमाइलाइटिस वायरस के थ्रू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए बताया। सबसे पहली वैक्सीन बनी थी चेचक की, लेकिन यदि मैं पूछूं चेचक किस कारण से होता है, अच्छे से देख लीजिए, वेरियोला वायरस। मतलब एडवर्ड जेनर जो व्यक्ति हैं उन्होंने वेरियोला वायरस की थोड़ी सी क्वांटिटी को शरीर के अंदर एडमिनिस्टर्ड कराया और इसी थोड़ी सी क्वांटिटी ने वेरियोला वायरस की हमारे शरीर के अंदर जाकर WBC के सबसे छोटे टाइप टी लिम्फोसाइट के नंबर को इंक्रीज कराया। और बस टी लिम्फोसाइट का नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, यही तो है दरअसल में इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की मेन वजह। और यही है वैक्सीनेशन की मेन थीम। ये मैं आपको आगे बताऊंगा यूनिट 6 में। इसके बाद HIV वायरस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एड्स होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जिस तरह से आप अपने घरों में 2 साल कोरोना के कारण बंद रहे ना बेटा जी, सन 2013 में इबोला के कारण नाइजीरिया भी बंद रहा। नाइजीरिया में लगभग 2 से 3 महीनों का आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे इबोला डिसीज के कारण या इबोला वायरस के कारण दरअसल में ये समस्या। तो अब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन वायरस से कोई पूछा जाएगा तो निश्चित रूप में वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कोरोना वायरस। तो आप कोरोना वायरस के बारे में ऑलरेडी 2 साल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी जो आपसे 3 मार्कर में पूछी जा सकती है। हालांकि मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता दूं, कोरोना वायरस जो है उसका सबसे पहला दर्शन जो है वो कहाँ हुआ? चीन के वुहान शहर में हुआ था। अब उसके बाद में हर तरह का सेक्टर, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, है ना, पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले अफेक्ट होता था लंग्स। और फिर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 के 2 बहुत अच्छे वैक्सीन हैं जो अवेलेबल हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बनाया है और अप्रूव भी किया है। तो आप ये बहुत सी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटोजुआ भी दरअसल में एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं। कौन कौन है दरअसल में प्रोटोजुआ? कुछ प्रोटोजुआ के आप एग्जाम्पल जानते हैं?
तो सबसे पहले कुछ जो प्रोटोजोआ हैं उनके आप एग्जाम्पल अच्छे तरीके से देख लीजिए। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, प्रोटोजोआ है, जिसके कारण मलेरिया डिसीज होती है। इसी तरह से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस भी दरअसल में एक प्रोटोजोआ है, जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है। लिस्मीनिया डोनावानी, सौरभ गांगुली की पत्नी से काफी हद तक नाम मिलता जुलता है, निश्चित रूप में काला जार या काला आजार रोग होता है। एंटमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ यदि पहुंच जाए आपके मसूड़े में तो पायरिया होगा, और यदि एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो फिर आपको शुरू हो जाएंगे लूज मोशन या दस्त, परंतु उसे हम कहेंगे पेचिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पायरिया में भी अफेक्टेड क्या होता है पार्ट, माफी चाहता हूं, गम्स होते हैं, मतलब मसूड़े होते हैं। स्कर्बी में इस साल एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया, स्कर्बी में क्या प्रभावित होते हैं, विटामिन सी की कमी से होती है, तो निश्चित रूप में आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। तो यदि मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपको स्कर्बी है और या तो आपको पायरिया है। सो हाउ वुड यू डायग्नोस, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं इस बात को? यदि आपसे खुद पूछते हैं कि जो आपका ब्लड आ रहा है उस ब्लड में यदि पस बन रही है, और यदि वो पस बन रही है अगर आप उसको स्मेल करें तो उसमें से दुर्गंध आए या बैड स्मेल आए, इसका मतलब है एंटमीबा जिंजीवैलिस जो है वो गम्स के ब्लड में प्रेजेंट है और पस बना रहा है। तो इस तरह से भी डिफरेंशिएट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है ये वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि निश्चित रूप में इतना प्यार देने के लिए, मेरी बात बड़े आराम से सुनने के लिए। और बेटा जी जितनी बारीकी के साथ मैंने आपको 3 मार्कर कराए हैं, निश्चित रूप में उतनी ही बारीकी के साथ आपको 5 मार्कर और 11 मार्कर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। लास्ट में मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। आज हमने डे 1 था जो निश्चित रूप में टॉपिक कंप्लीट किया सूक्ष्म जीव। कल जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर बायोलॉजी का जो है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि में से सूक्ष्म जीव हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब पहले चैप्टर का पार्ट भी हम कल करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन 3 मार्कर के बन सकते हैं, कल मैं आपको सबसे पहले तो वो दिखा दूंगा और फिर ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आप भी जानते हैं कि 5 और 11 मार्कर नहीं हो पाएंगे, इनके लिए थोड़ा टाइम हमें ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन हाँ हर चैप्टर के 3 मार्कर मैं बहुत आराम से आपको कराता चलूंगा। तो आप लोग भी बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने में प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि फाइनल में अब आपको कंटेंट बहुत अच्छा देना है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 लाइनें हैं और उन 2 लाइनों में आपका कंटेंट इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए, इतना बेहतर, इतना अट्रैक्टिव, इतना अरेंज होना चाहिए कि निश्चित रूप में एग्जामिनर को आपकी 1 लाइन और 2 लाइन पढ़कर ही 3 मार्क्स आपको पूरी तरह से दे देने का हुनर होना चाहिए। तो आपको अपने आंसर में इतनी पोटेंसी लानी है। तो शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए मैंने एकदम शुरुआत में बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक उठाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और निश्चित रूप में कल हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल जो है वो टफ होता चला जाएगा, और निश्चित रूप में आप लोगों को भी अभी तो शुरुआत में आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप इसके आदी होते जाएंगे। अच्छे से अच्छे वर्डों को आप ढूंढेंगे, अच्छी से अच्छी चीजों को आप अपने आंसर पे मेंशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप इंजॉय किए होंगे, निश्चित रूप में बहुत कुछ नई चीजें सीखे होंगे। यदि आपके ज्ञान में 1% की भी बढ़ोतरी हुई हो तो मेरे आने का यहाँ मकसद जो है वो पूरा हुआ। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोट है कि शिक्षा पर सभी का अधिकार जो है होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन की ज्यादातर चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो निश्चित रूप में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।